हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट में कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में। बहुत सारे टॉपिक्स को इसमें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास में है। लाइव क्लास में क्या होता है कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और हमारा कंटेंट कम डिलीवर हो पाता है। तो जब तक हमारा कंटेंट कंप्लीट नहीं होता, हम लोग इसी तरीके की वीडियोज़ से आपसे इंटरेक्ट करेंगे और आपको सारे ही कंटेंट और नोट्स को प्रोवाइड करेंगे सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। तो यहाँ हम कंज्यूमर एजुकेशन में बात करने वाले हैं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कंज्यूमर की। और जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 का जो हमारा एक्ट है प्रोटेक्शन का, उसका कंपैरिजन करेंगे और बाकी कुछ अदर एक्ट जो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे और लोक अदालत के बारे में। तो बेसिकली आपका कंज्यूमर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कोशिश करते हैं कि आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लें। अगर कुछ बचेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो भी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन लगता है, जो भी चीज़ें हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे और जो भी स्टूडेंट वीडियो को देखते जाएंगे वो कमेंट में नीचे एक बार हेलो या हाय का कमेंट सेक्शन में मैसेज अपडेट करते जाएंगे सो दैट पता चले कि किस किस स्टूडेंट ने वीडियो को देख लिया है। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको बाद में नोट्स बनाने के लिए दोबारा वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। एक ही बार में आप कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं और नोट्स को भी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर के बारे में। तो सबसे पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंज्यूमरिज्म क्या है, उपभोक्तावाद क्या है। जब कोई भी व्यक्ति अपने 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 बिहाफ पे अपने साथ में हुए किसी भी अनफेयर ट्रेड से खुद को बचाता है, स्वयं को बचाने का काम करता है, तो वो कंज्यूमरिज्म होता है या फिर उपभोक्तावाद होता है। मतलब सेल्फ गार्डिंग देमसेल्फ बाय अनफेयर ट्रेड्स। जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं मार्केट में उनके खिलाफ खुद को बचाना, उनसे खुद को बचा के रखना आपका कंज्यूमरिज्म होता है। अब कंज्यूमर्स के राइट्स क्या क्या हैं? बेसिकली 6 राइट्स हैं यहाँ पर। पहला है आपका राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी में आपका कहा गया है कि कोई भी आपकी ऐसे गुड्स को, ऐसे किसी भी सामान को परचेज नहीं किया जाए या फिर बेचा नहीं जाए जो कि आपकी हेल्थ के लिए घातक हो सकते हैं, इंजूरियस हो सकते हैं आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ के लिए। कंज्यूमर शुड बी अवेयर कि जो उसके राइट के बारे में कि उसको जो भी प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, जो भी सामान उसको दिया जा रहा है, उसको वो उसकी हेल्थ को देखते हुए, उसकी लाइफस्टाइल को देखते हुए बिल्कुल ठीक हो। अगर वो कहीं भी अगर उसको दिक्कत करता है या फिर कोई भी उसको नुकसान पहुंचाता है तो वो अपना क्लेम दे सकता है और उसको हर्जाना वापस मिलेगा। जैसे कि अगर आप कोई बायर हैं, आप कुछ सामान खरीदते हैं, जैसे कि मेडिसिन खरीदते हैं और वो उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है आपकी बॉडी पर, तो इसका कारण जो सेलर है, वो सेलर के ऊपर आप जो कंप्लेन करेंगे, वहाँ पर जब कंप्लेंट करेंगे तो आपको उसका हर्जाना मिलेगा। इसी तरीके से जैसे कुकिंग सिलेंडर होता है, जब आपने लिया तो आप ये देखते हैं कि वो लीक कर रहा है या नहीं। अगर वहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो जो सप्लायर होता है वो उसका गुनहगार होता है। तो इस तरीके से आपको अपनी राइट टू सेफ्टी का ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सुरक्षा का अधिकार है। उसके बाद है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब सूचना का अधिकार। यहाँ जहाँ भी कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, उस प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है इसमें क्या सामान कितनी मात्रा में पड़ा हुआ है, कितने समय तक ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कब इसकी एक्सपायरी डेट है। इस तरीके से जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आपकी क्वालिटी को लेकर, क्वांटिटी को लेकर, प्योरिटी को लेकर, स्टैंडर्ड्स को, ग्रेड्स को, प्राइस को लेकर सारी ही चीज़ें आपको इन्फॉर्म की जाती हैं, जिससे कि आप हर चीज़ की प्रॉपर चॉइस कर सकें और ख़रीदने से पहले और साथ में ही अपने स्वास्थ्य वगैरह को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए चीज़ को परचेज कर सके। तो इस तरीके से आपकी जो राइट टू इन्फॉर्म्ड है वो वर्क करता है। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई लॉस होता है, कोई इंजरी होती है, तो उसके लिए आप अपने जो क्लेम है उसको कंज्यूमर कोर्ट में लगा सकते हैं। जैसे कि अगर गैस सिलेंडर देखें तो गैस सप्लायर की ड्यूटी है कि वो बताए कि गैस का फ्लो रेगुलेटर से बंद करना है जब वो यूज़ में नहीं है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है
कि आप सिर्फ मेन गैस स्टोव से बंद नहीं करें, बल्कि आपका जो मेन गैस सिलेंडर के पास जो नॉब होता है, सिलेंडर के पास जो नॉब होता है, वहां से फ्लो को ऑफ करना है। तो ये है आपका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब चीज को कैसे प्रयोग करना है, उसका रखरखाव कैसे करना है, ये सारी चीजें बताई जानी चाहिए। थर्ड आपका आता है राइट टू चूज, मतलब चुनाव का अधिकार। जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डीलर्स, बहुत सारे ट्रेड्स करते हैं, वो कई सारी चीजों को आपके सामने लाते हैं। जैसे आप शॉप के पास जाए, शॉपकीपर के पास जाएंगे, आप कहेंगे पर्टिकुलर इस ब्रांड का ही सामान दे दे, तो वो आपको कोई नया ब्रांड देने की कोशिश करते हैं। तो आपको अधिकार है कि आप अपनी पसंद से उसको चूज करें कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो ये आपका राइट टू चूज है, जहां पर आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स सिमिलर ऑफ जो भी आपके सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से किसी भी एक को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका राइट टू बी हर्ड, मतलब सुनवाई का अधिकार। अगर आपके साथ में कोई भी ठगी होती है या कोई भी गलत प्रोडक्ट आपको दिया जाता है, तो आपकी सुनवाई का अधिकार है गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर जो भी आपकी ज्यूरीज हैं वो आपको सुनती हैं। इसमें आपकी 3 पॉइंट्स को फोकस किया जाता है। एक तो पहले गवर्नमेंट और पब्लिक बॉडीज के थ्रू आपको कंसल्ट किया जाए, आपसे बात की जाए, जो प्रोडक्ट और मार्केटिंग डिसीजंस हैं उनको सुना जाए। जैसे कि हो सकता है सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं बल्कि सेलर के साथ में भी कुछ ऐसा हो रहा हो कि वो उनको सुनवाई का अधिकार दिया जाए, और साथ में ही जो लीगल प्रोसीजर है उसको भी सुनवाई का अधिकार, मतलब वहां पर भी आपको कोर्ट के द्वारा, लॉज के थ्रू आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। फिर आता है आपका फिफ्थ राइट टू बी सीक रिड्रेसल, मतलब जो भी निवारण है, जो भी आपको आपका अधिकार है वो आप प्राप्त कर सके। जैसे कि कोई भी आपने कंप्लेंट की है किसी भी सेफ्टी के लिए, तो फिर आपके साथ जो भी अनफेयर ट्रेड्स हुए हैं, या फिर कोई भी पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको दिया गया है, या फिर कोई भी सप्लायर आपकी सामान को, जैसे कि आपका दूध आता है तो वो उसमें इरेगुलरिटी शो कर रहा है आप उसकी सर्विसेज में, तो आपको सीक टू रिड्रेसल का आप उसमें राइट रखते हैं, जहां पर आपको कोई भी अगर इंजूरियस कोई भी आपको मतलब घटना होती है, कोई लॉस होता है, कोई भी डिफेक्टेड माल है आपका, कोई भी अडल्ट्रेट प्रोडक्ट है जो कि मिलावट का प्रोडक्ट आपको दे दिया गया है, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए भी आपका अधिकार है। आप उसमें राइट टू सीक लीगल रेमेडीज और लीगल रिड्रेसल में आप इसमें अपना क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब सभी को कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, जिसमें आपको लॉज बताए जाएं, प्रिवेंशन बताए जाएं, अनफेयर ट्रेड्स और प्रैक्टिसेस के बारे में आपको बताया, डिसऑनेस्ट जो भी ट्रेड्स हो रहे हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो आपका मैनिपुलेटिव मार्केट प्रैक्टिसेस हैं उनसे बचाया जा सके, जिससे कि आपके जो खुद का इंटरेस्ट है उसको अकॉर्डिंग आप परचेज कर सके चीज़ों को, और अगर कोई कंप्लेन है तो कंप्लेन को भी आप वहाँ पर मेंशन करवा सकें, मतलब अपनी कंप्लेन, अपनी दिक्कत के खिलाफ में लड़ाई लड़ सकें। ये आपका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट टू कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बिना जिम्मेदारियों के कोई भी अधिकार नहीं होता है। फर्स्ट यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, देन ओनली यू कैन टेक योर राइट्स। अगर आप अपने राइट्स को अचीव करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा अपने ही कामों के लिए और अपने ही चीज़ों के लिए। तो ये होता है आपका कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको वेरियस आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ हेल्प, मतलब आपके साथ अगर कोई ठगी हुई है तो सबसे पहले आपको जाके आपको ही अपने अवेयरनेस के बेस पर आपको ही केस करना होगा, और आप ही उसमें से चूज कर पाएंगे कि आपको किस तरीके से अपने जो भी आपके साथ में ठगी हुई है उससे बचना है। तो मतलब आपको सबसे पहले जहाँ तक संभव हो बायर को पूर्णतः सेलर पर डिपेंडेंट नहीं होना है, वो अपने इंफॉर्मेशन और अपनी सिलेक्शन के लिए खुद से अपनी अवेयरनेस के बेस पर सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रूफ ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उसके लेन देन की आप एक स्लिप बिल रखें। आपके पास अगर कैश मेमो होगा, कैश बिल होगा, तो आप उसके खिलाफ में जो भी डिफेक्ट है, जो भी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है वो आप कर सकते हैं। फिर है प्रॉपर क्लेम, जो भी आप अगर आपके पास बिल होगा तो आप बाद में प्रूफ के साथ में क्लेम कर पाएंगे और आपको वहां पर रिड्रेसल मिल पाएगा। फिर उसके बाद आता है उत्पाद और सेवाओं का सही उपयोग, यानी कि प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज
उनको किस तरीके से आपको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपके अगर कोई जो भी आप आइटम खरीदते हैं, जैसे कि आपने माइक्रोवेव ओवन खरीदा है तो उसको कैसे यूज़ करना है, इसका सारी गाइडलाइंस आपको प्रोवाइडेड होती हैं। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको पहले पढ़ें, उसके बाद प्रोडक्ट को यूज़ करें। ऐसा ना हो कि आप बिना पढ़े यूज़ करें उसके बाद आप क्लेम कर रहे हैं कंपनी पर, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यूज़ प्रोडक्ट सेफ्टी, जो भी प्रोडक्ट्स के साथ सेफ्टी है, किनको इस एनवायरनमेंट में रखना है, ये मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, आपको बच्चों से दूर रखना है, पानी से दूर रखना है, तो ये सेफ्टीज को आपको यूज़ करना है। यूज़ इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोवाइडेड है उसको आपको खुद से पढ़ना है, तब उसको यूज़ करना है। चूज़ केयरफुली, जो भी सामान आप खरीद रहे हैं क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स पर रखते हुए, अपने पॉकेट के स्टैंडर्ड्स पर रखते हुए केयरफुली चूज़ करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि हमको महंगा प्रोडक्ट दे दिया गया, बल्कि सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आपका दूसरा मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन, जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छा या बुरा लगा है, जैसे कि आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हो, नाइका है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ से, तो आप अपना जब आप रिव्यू देते हो तो उसमें आप सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन शो करते हैं, जिससे कि आप जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को मेजर किया जा सकता है। फिर उसके बाद है सीक रेड्रेसल, अगर आपके साथ में कोई भी अनफेयर ट्रेड्स हुए हैं, कुछ भी चीज़ें हुई हैं, तो आपको उसके खिलाफ अपनी कंप्लेन करके अपनी रिड्रेसल को अचीव करना है। तो ये बेसिकली आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ कंज्यूमर जब आप वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो 1986 में आया था, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट हुआ उस एक्ट में, और 2019 में ये आपका फिर से दूसरा नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, जिसमें कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया, जैसे कि आपका इंटरनेट ग्रोथ को, डिजिटल टेक्नोलॉजी को, न्यू मार्केटिंग को, आपके और आपके साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ई कॉमर्स है, उन सभी चीज़ों को इसमें न्यू एक्ट में इंक्लूड किया गया, जो कि आपके 1986 वाले में नहीं था। तो जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने 9 अगस्त 2019 में इसको पास किया, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019, जिसका एम था कि आपका टाइमली और इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और सेटल डाउन हो सके कंज्यूमर्स के बीच में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी खत्म किया जा सके। तो यहाँ पर आपके बेसिक आपका कंपैरिजन बताया है कि दोनों में क्या डिफरेंस आया है 1986 में और 2019 के आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो सबसे पहले अगर हम रेगुलेटर की बात करें, तो यहाँ पर नो सेपरेट रेगुलेटर, कोई अलग से सेपरेट रेगुलेटर आपको दिया नहीं गया था, बल्कि 19 वाले में आपको सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA को आपको इसमें फॉर्म किया गया है। CCPA की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो वो आपको याद करनी होगी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट की बात करें तो कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वाइल सेलर्स, यानी कि जो आपकी डिफेंडेंट है वो जो भी आपका ऑफिस लोकेटेड हो आपके आसपास में, वहां पर आप फाइल कर सकते हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम है, कंप्लेंट है। 19 में बात करें तो आपकी जो आपकी रिड्रेसल है, जो आपका कंप्लेंट है, उसका रिड्रेसल और वर्क आपको वहीं कंज्यूमर कोर्ट में ही मिलेगा। उसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट लायबिलिटी। तो इसमें कोई प्रोविजन नहीं था पहले, जो कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर कुड अप्रोच अ सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट। पहले आप सिविल कोर्ट जा सकते थे लेकिन कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते थे। अब जो है वो कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय द प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो भी आपको नुकसान हुआ है वो आप अब प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद आता है आपका जुडिशरी, जो भी आपकी जुडिशरी है उसमें आपको कितना कितना बेनिफिट मिलेगा। तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 20 लाख था, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 करोड़ है। पहले स्टेट लेवल पर 20 लाख से 1 करोड़ था, अब 1 करोड़ से 10 लाख है, और नेशनल लेवल पर 1 करोड़ से ज्यादा का आपको जो मतलब फायदा होता है, जो आपको प्रोवाइड किया जाता है वो, और नेशनल लेवल पर अब 10 करोड़ आपको इसका रिड्रेसल एक तरीके से मिलता है। ई कॉमर्स की बात करें तो पहले ई कॉमर्स का कोई भी प्रोविजन नहीं था, कुछ इंक्लूडेड नहीं था उसके बारे में। अब आपको जो भी रूल्स हैं वो सारे ई कॉमर्स के बना दिए गए हैं। अगर मीडिएशन सेल्स की बात करें तो पहले कोई भी मीडिएशन सेल्स का लीगल प्रोविजन नहीं था। अब
कोर्ट जो है इन सभी स्टेटमेंट्स को इन सभी जो आपकी मीडिएशन सेल्स होती हैं उनको भी इसमें सेटल किया गया है, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, उनके बारे में भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो बेसिक जो आपका कंपैरिजन है इसके बेसिस पर आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे जो आपका जुडिशियन जो भी आपको मिलेगा, तो लीगल वर्क में यहाँ पर आपको मैंने प्रीवियस में स्लाइड में भी बता दिया और यहाँ पर भी क्लियर बता दिया है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में, जो हमारा ये 4th पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट लॉज क्या है। हमारा 3rd पॉइंट जो था वो कंपैरिजन था। अब हम लोग 4th पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं आपके इंडिया में। तो आपको ये सारी ईयर याद रखनी है। द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स 1930 में आया था। एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है वो आपका 1937 में। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स जो आपका ये इम्पोर्टेंट है 1940 में। एम्बल एंड नेम्स 1950 में। इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन जो सर्टिफिकेशन मार्क्स हैं वो 1952 में शुरू किया गया था। आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है वो 1954 में, ये हम प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज जो है वो 1954 में। असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में। द ट्रेड एंड मर्केंटाइज मार्केट एक्ट 1958 में। द एक्सपोर्ट एक्ट जो है वो 1963 में। और MRTP एक्ट 1969 में। MRTP का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो सही आंसर होगा उसे हम आपको पिन कर देंगे। अब यहाँ आपके लिए एक होमवर्क है, क्योंकि सिर्फ मेरे थ्रू पढ़ाना आपका सफिशिएंट नहीं होता है, आपको सेल्फ स्टडी की भी हैबिट होनी चाहिए। तो आपको लोक अदालत के बारे में खुद से पढ़ना है। सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको वहाँ से लगते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जब आप उसको पढ़ लेंगे, उससे रिलेटेड नोट्स बना लेंगे, तो वो आप मुझे या तो इंस्टाग्राम पर एक इमेज के फॉर्म में भेजेंगे, या फिर फेसबुक पर भेजेंगे, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता देंगे। एटलीस्ट इतना लिख देंगे कि आपने उसको पढ़ लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ आपको स्लाइड प्रोवाइड की है, जिससे कि आपको पता चले कि लोक अदालत से रिलेटेड आपको किस चीज़ का कंटेंट तैयार करना है, कब शुरू हुआ था, किसके द्वारा शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था, बेसिक चीज़ों को आप इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये आपको, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो ये ध्येय IAS करके ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका एक गूगल पर मिल जाएगा। वहाँ पर इसको लोक अदालत को प्रॉपर हिंदी में समझाया गया, आप वहाँ से भी इसके नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए यही वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।